नमस्कार मित्रों, मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नीरज कुमार मिश्रा, फुलगोभी निशान, तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र। आज मैं आपसे किसी दूसरे विषय पे बात करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं समस्याओं का अंबार कितना है। पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि यदि हमारे देश में चुनाव आपको लड़ना है तो अलग अलग तरीके के दो नियम हैं। हमारे नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने आम आदमी के लिए दो नियम बना के रखे हैं। उसका उदाहरण आपको मैं समझा के बताना चाहूँगा कि यदि आप स्थानिक स्वराज्य संस्था हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और अन्य जो भी हैं, इसमें यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपत्य की शर्त है आपके 2 ही बच्चे होने चाहिए। और यदि आप विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इसमें चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके कितने भी बच्चे, कोई बंधन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये नियम हमारे लिए टाइट बनाए गए हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मुझे 3 बच्चे हैं तो भी मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। ये आपके काम की बात है, हर एक आदमी के काम की बात है। इसके ऊपर आप गहनता से विचार कीजिए। दूसरी बात यह है भाइयों कि देश में शिक्षा नीति सरकार बना रही है, उसका मेरा ये नहीं है, परंतु शिक्षा नीति में भी 2 भेदभाव किया गया है। भेदभाव कैसे है कि पूरे देश में सिलेबस एक होना चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है कि जब कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, IAS है, IPS है, UPSC है, नीट है और न जाने क्या क्या बोलते हैं वो, तो उसमें पूरे देश में एक ही पेपर होता है। उसमें यह होता है कि महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र की पढ़ाई कर रहा है, MP का बच्चा MP की पढ़ाई कर रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं उनके बच्चों को ये सब चीज़ें गाइडेंस, उनके माता पिताओं द्वारा गाइडेंस मिलता है तो उनका बच्चा अधिकारी बन रहा है। तो उसमें यह होना चाहिए कि सिलेबस पढ़ाई पूरे देश में एक जैसी हो, हर स्टेट वाला अपनी अपनी भाषा में उसको पढ़ाए। और उसमें यह होगा कि हमारा गरीब मध्यम वर्गीय प्राइवेट नौकरी वाला, छोटी नौकरी वाले का बेटा या किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, वो भी बड़े पोस्ट पे जा सकता है। यह सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके ऊपर में कोई भी जनप्रतिनिधि बात करने तैयार नहीं है। मैं चुनावी संग्राम में उतरकर इस बात के ऊपर उठा रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे कई किसान भाइयों ने, मध्यम वर्गीयों ने, गरीबों ने, बेरोजगार युवकों ने ट्रैक्टर लिया है, किसी ने ऑटो लिया है और बेचारे वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर एक ट्राली रेती अगर वो बेच रहे हैं, मुरुम बेच रहे हैं, तो बड़े बड़े अधिकारी ट्रैक्टर उसका पकड़ के जब्त करके उसका 1-1 महीना ट्रैक्टर बंद रखते हैं। 1-1 महीना बंद रहता है ट्रैक्टर। उसको आर्थिक व्यवस्था कितना होता है, लोन ले लेके बेचारा अपना जीवन जी रहा है। परंतु वो दिख रहा है इनको, गरीब आदमी की चोरी दिख रही है इनको। वो चोरी नहीं कर रहा है, अपने पेट के लिए रोजगार ढूंढ रहा है मेरे भाइयों। परंतु बड़े बड़े लोग नदियों को छल्ली कर रहे हैं, मुरुम को छल्ली कर रहे हैं, पत्थर को छल्ली कर रहे हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा है। शायद मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँ। अगर आप देखना चाहें तो मैं अपने गांव के किनारे नदी में खड़ा हूँ। सावरा गांव के उस तरफ में मध्य प्रदेश का भौरगढ़ गांव है। वहाँ नदी में अभी के हालत में आज देखिए, आज आप 18 तारीख दिन को 11 बजे कितने सारे ट्रैक्टर से नदी की खोदाई हो रही है। तो ये स्थिति है। गरीब आदमी, मध्यम आदमी करता है तो वो गलत है। बाकी राष्ट्र की जो अमूल्य संपत्ति है, खनिज संपत्ति, उसका बहुत ज़ोरों से चोरी हो रही है। उसके ऊपर कोई अधिकारी, कोई पक्ष और विपक्ष बोलने तैयार नहीं है, बिल्कुल बोलने तैयार नहीं है। तीसरा मुद्दा आपको बताऊंगा कि यदि हमारे किसानों को किसी प्रकार की बोनस की घोषणा हो या किसी प्रकार की घोषणा होती है तो विपक्ष कहता है कि हमने मंत्रालय में मजबूर किए तब इनने दिए, और पक्ष बोलता है कि हम किसानों के, गरीबों के, मध्यम वर्गीयों के साथी हैं इसलिए हमने दिए। आप शुद्ध झूठ बोल रहे हैं। उसका कारण उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। आप यदि हमारे हितैषी हैं तो 2 साल 3 साल पहले महाराष्ट्र विधानसभा या केंद्र सरकार में, संसद में एक विधेयक पारित हुआ है। मुझे तारीख पता नहीं, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं कि आमदारों का पेमेंट और उनके महंगाई भत्ते, सस्ताई भत्ते जो भी हैं वो उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाना है। तो उस समय में कोई पक्ष और विपक्ष नेता सभी ने ऐसा हाथ उठाकर ध्वनि मत से विधेयक पारित किया था। इनको 2-2 लाख रुपए, 5 साल सेवा, काय की सेवा कर रहे हैं। ये कौन सी सेवा कर रहे हैं बताएं ना, कौन सी सेवा की है? 50 लाख की गाड़ी से घूम के सेवा कर रही हैं, हमें समझा रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। सेवा देश का जवान कर रहा है, किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, मध्यम वर्गीय कर रहा है, नौकरी पेशा कर रहा है। हम सेवा कर रहे हैं, गरीब कर रहा है। ठीक है, तो इनको अपनी पेमेंट के लिए बात उठाना है तो पक्ष और विपक्ष सब एक होकर एक साथ में हाथ उठा के अपनी पेमेंट बढ़ा लिया। इनको महीने का 4000 रुपये मोबाइल रिचार्ज के लिए मिलता है। आपको ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ आमदार खासदार को। आप और हम जब मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 1 महीने में हमारा 300 रुपये में रिचार्ज का काम हो रहा है। ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ये इनको जो
फैसिलिटी दी जा रही हैं। हम दाल चावल सब्जी तेल जितना भी ले रहे हैं, हमारी जीवनावश्यक जितनी भी वस्तुएं हैं उसके ऊपर रेट बढ़ाया जा रहा है। टैक्स 18%, 20%, 12% टैक्स लिया जा रहा है। वो टैक्स के माध्यम से हमारे पैसे से ये लोग सुख से बैठ के ब्रांडेड ज़िंदगी जी रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं और हमको इतना सा देते हैं। तो ये बड़े बड़े बैनर छापते हैं, पक्ष हो या विपक्ष। मैं सभी पार्टियों को कहूँगा और देश की सभी प्रमुख पार्टियों को तो डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूँ मैं। मेरे बात में यदि आपको गलत लग रहा है तो आप आइए, जनता की चौपाल बैठाइए, जनता को बैठा लिए, आप आइए। मेरे जैसे कई किसान हैं और देश में बेरोजगारी कम करने के लिए, नौकरी के साधन बनाने के लिए जमीन स्तर से जुड़े हुए लोगों को योजनाएं पता हैं। एसी में बैठते नहीं, इसलिए हमको पता है कि क्या होना चाहिए। हमें बैठा लीजिए, 20% रोजगार कैसे मिलता है देखिए। गांव के लड़के को गांव में रोजगार मिलेगा, जिले के लड़के को जिले में रोजगार मिलेगा। आपकी मानसिकता होना चाहिए। आप लोगों ने सोच बना लियो कि नेता का बेटा नेता, अधिकारी का बेटा अधिकारी और किसान का बेटा किसानी करेगा। हमें कोई शर्म नहीं है किसानी करने में, हम किसानी करेंगे। किसानी के साथ में हमारे बच्चे या हम में जो ब्रिलियंट हैं बच्चे और हमारे समूह में नीचे वाले तबके में, वो भी आगे राजनीति में आ सकते हैं। मेरा निवेदन है, बार बार एक ही कुर्सी पर चिपकना छोड़िए और साइड वालों को चांस दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को चांस दीजिए, आप में जो ब्रिलियंट है उनको चांस दीजिए। चौथा मुद्दा आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी का टैक्स आपको पता ही है। आप हीरा लीजिए, हेलीकॉप्टर लीजिए, 50 लाख की गाड़ी लीजिए, बहुत कम जीएसटी लगता है। और हमारे को ट्रैक्टर लेना है किसानों को तो 18% जीएसटी देना है, मोटरसाइकिल पे 18% जीएसटी देना। ये कौन सा न्याय है भाई, कौन सा न्याय है? और दूसरी बात, कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं ब्लैक मनी वाले, कई लोगों के पास में ज़मीन ही नहीं थी। कई बड़े बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, कई ऐसे मंत्री बने हैं, नेता बने हैं, आमदार बने हैं, खासदार बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। जब बने थे उनके पास में 10-20 एकड़ ज़मीन थी, आज 50 एकड़, हज़ारों एकड़ ज़मीन आई कहाँ से आपके पास? इतना बड़ा व्यापार आया कहाँ से? वो ज़मीन ब्लैक मनी की लेकर आपने अपने इनकम आप सोर्स को वाइड दिखा रहे हैं। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, जनता के द्वारा निवेदन करता हूँ कि 1 एकड़ का एक रेशो बना दीजिए कि 5 लाख तक का अगर आपको उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर आपको 5 लाख तक के टैक्स नहीं देना और उसके ऊपर टैक्स देना है। टैक्स आप क्या ले रहे हैं? 30-30 हज़ार 1 लाख पे। टैक्स का रेट कम कीजिए, आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, मध्यम वर्गीय को राहत मिलेगी। देश का हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी जो तेल ले रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। मेरे भाइयों जाग जाइए, मेरी बात को समझिए। हर गांव में भारत देश 70% कृषि प्रधान देश है। एक लेटेस्ट विषय आपको बताना चाहूँगा, अभी कई घोषणाएं आ रही हैं कि हम सत्ता में आए तो इतना कर्ज माफ़ करेंगे, हम सत्ता में आए तो इतना महीने का देंगे। बड़ी खुशी हुई, आप लोग घोषणा कर रहे हैं, धन्यवाद आप लोगों को, बड़ा बड़ा साधुवाद कि आप लोगों ने चुनाव के टाइम पे आम आदमी की सोची। अब आपके घोषणा पत्र के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2017 में कर्ज माफ़ी शुरू हुई 1.5 लाख की, 2019 में मुख्यमंत्री बदले, उनने 2 लाख की किए, वो चली आ रही है। फिर उसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री आए, इनने कहा कि जो रेगुलर कर्ज भर रहे हैं उनको हम 50,000 देंगे। मेरे दादा, आप लोग जो घोषणाबाजी करते हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को बोल रहा हूँ, एक को किसी को नहीं। अगर आप घोषणाबाजी कर रहे हो, आप ही का डाटा कह रहा है कि 16 लाख किसानों को अभी तक के कर्ज माफ़ी हुई नहीं है और रेगुलर किसानों को कर्ज अभी तक के 50,000 दे के मिला नहीं है, तो आप क्या झूठ बोल रहे हो? क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हो? आप पुरानों को दे नहीं सक रहे और 3 लाख कर्ज माफ़ी लाओगे तो आप कर्जा लाओगे कहाँ से, ये बताओ ना। एक छोटा सा उदाहरण इसमें देना चाहूँगा। आप अपने घर में यदि शादी कर रहे हैं और आप कर्जा ला रहे हैं तो कर्जा आप ही को अदा करना है। महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब कर्जा लेंगे, कर्जे का बोझ हम मध्यम वर्गीय के ऊपर आने वाला, इनके ऊपर नहीं है। ये तो घोषणा बोल के जीतने के लिए सब लोग, दोनों पक्ष अपनी अपनी घोषणा कर रहे हैं। हमें हराम का और फुकट का नहीं चाहिए मेरे दादा। जो भी नेताओं से मैं निवेदन करता हूँ, ईमानदारी का दीजिए। आपको देना है जनता को, 12 मास काम दीजिए। खेती के लिए 18 घंटे बिजली दीजिए, खेती को रोड दीजिए, खेती के लिए रोड दीजिए। स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। आरोग्य विभाग में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति करवाइए। पुलिस विभाग में एक पुलिस वाले के पीछे 800 लोगों की जनता है, वो बेचारे दिवाली नहीं मना सक रहे हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रह सक रहे हैं। पुलिस में भर्ती कीजिए आप, कृषि विभाग में भर्ती कीजिए, पोस्ट ऑफिस में भर्ती कीजिए, बैंकों में भर्ती कीजिए। क्रॉप लोन आपका देने का जो सिस्टम है, आपने जो रेशो बनाया है, आपके मंत्रालय में रेशो है, बैंक में आके प्रत्यक्ष में पूछिए, लोगों को नहीं मिल रहा है। उसके बाद में वो एक योजना है कि 50,000 रुपये बैंकों से मिलेगा व्यापार करने सुशिक्षित बेरोजगारों को। आपकी योजना वहाँ पे है, बैंक में जा के लोगों की चक्कर कट रहे हैं, पता नहीं है आपको। सिविल हर जगह, क्रॉप लोन लेना है तो बैंक बता रही है कि सिविल की शर्त रहेगी तब हम देंगे। भैया हर जगह ऐसा भ्रमित मत कीजिए, गरीबों को त्रास मत दीजिए। वही योजना बताइए जो आप दे सकते हैं
और मेरा जनता जनार्दन से निवेदन है कि इनकी भ्रामक प्रचारों में मत जाइए। देश का जवान बॉर्डर पे रह के हाथ में बंदूक रखकर उंगली से बटन दबाकर देश की रक्षा कर रहा है। मेरे मतदाता भाइयों बहनों, फिर पुनः हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी वो उंगली से बटन दबा के अपने परिवार को छोड़कर हमारी रक्षा के लिए शहीद हो रहे उन वीरों की लाज रखने, उन वीर माताओं को, वीर पत्नियों को सम्मान देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख को आप जाकर वो अपनी इस उंगली से वोटिंग का बटन दबाइए, ज़रूर दबाइए। और यदि आपको मेरे विचार पट रहे हैं, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, तो फूलगोभी मेरा निशान है। फूलगोभी नीरज मिश्रा का निशान नहीं है, फूलगोभी किसान की है, मध्यम वर्गीय की, गरीब की, हर घर में फूलगोभी जाती है। फूलगोभी आपकी है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, आपका आशीर्वाद दें। आप आशीर्वाद दोगे तो होगा। एक विषय बड़ा अच्छा है, कुछ समय से हमारे देश में ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई है। पक्ष हो या विपक्ष हो, इसने आज तक के बात क्यों नहीं उठाया। ऑनलाइन मार्केटिंग आने के पहले शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें थी, मध्यम वर्गीय लोगों की थी, रोड के किनारे ठेली वाले, फेरी वाले और अन्य लोग थे। ऑनलाइन मार्केटिंग आने के बाद में उनका रोजी रोटी चौपट हो गया है और हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। आपने इसके ऊपर कंट्रोलिंग क्यों नहीं की। छठवां मुद्दा आपको बताना चाहूँगा, भारत कृषि प्रधान देश है। कीड़ा, खेती में कीड़ा आ रहा है, चाहे धान हो, चना हो, गेहूँ हो और अन्य सभी भारत देश की सभी फसलों की, सभी किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। कीड़ा आ रहा है, किसान दवा दुकान में दवा लेने जा रहा है, वहाँ पे MRP 850 रुपये लिख रहा है, या 850 में किसान को दवाई दी जा रही है। मेरे दादा, अपने कंपनियों को इतने अधिकार दिए हो कि वो MRP पे बेच सकती हैं। हम 12 महीने मेहनत करते हैं, खेती में उगाते हैं, हमारी अनाज का रेट रखने का हमको अधिकार नहीं है, दलालों को अधिकार है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है ये? ऐसा मत कीजिए, हमें हमारा अधिकार का दीजिए, हक का दीजिए, फुकट का मत दीजिए, 12 मास दीजिए, ईमानदारी का दीजिए, मेहनत का दीजिए। और जो कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, पहले पुरानी कीजिए, उसके बाद में नई की सोचिए। और राज्य की अर्थव्यवस्था क्या है वो बताइए पहले। आप कर्जा ले लेके करेंगे, हम भुगतेंगे, आप 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में आप सत्ता से हट जाएंगे तो जनता भोगेगी। जनता को आप उल्लू समझ रहे हैं क्या? इस टाइप से काम मत कीजिए। गोंदिया जिले की शान गोरेगांव तालुका, उसके बारे में आज तक के किसी ने नहीं बोला। उस गोरेगांव तालुका से सांसद भी हुए, विधायक भी हुए, जिला परिषद सदस्य भी हुए, जिला परिषद अध्यक्ष भी हुए, जिला परिषद सभापति भी हुए। गोंदिया जिले की शान, मुझे गर्व है, मैं उस गोंदिया जिले का वासी हूँ जहाँ पर गोरेगांव क्षेत्र है। गोरेगांव क्षेत्र में भारत स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाले 2 भाई थे, जामिया तिमिया बंधु। उन महान शहीदों को बुला दिया गया है, उनके गांव कोराड़ी को बुला दिया गया है। आप यदि प्रशस्त सशक्त नेता हैं और आप सही में देश के गरीब जनता के मानने वाले हैं, शहीद जामिया तिमिया बंधुओं के परिवार को, उनको अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते थे तो इतने साल में आपने कोराड़ी गांव का विकास क्यों नहीं किया? शहीद जामिया तिमिया बंधु के नाम से कोराड़ी में आपने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस जगह को लाया क्यों नहीं? बताइए, आप जवाब दीजिए जनता को। मैं तो पहली बार मैदान में उतरा हूँ, ये सब चीज़ें लेके आया हूँ। तो निवेदन करता हूँ मैं कि आप ऐसे भ्रमित, जनता से निवेदन करता हूँ कि ये लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, फुकट में जो बांटेगा आपको दुख जाएगा। तो ये, और फुकट का मैं सबसे उदाहरण आपको बताऊंगा। अब इन सब चीज़ों का सार 2-3 साल पहले आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतना बड़ा मोबाइल 750 रुपये में मिला, 1 साल का डाटा फ्री। बहुत लोगों ने लिया, मैंने भी लिया। 1 साल के बाद में उसका रिचार्ज 50 रुपये हुआ, उसके बाद में 100 हुआ, 200 हुआ, 250 हुआ, और आज ऐसी उनकी पॉलिसी हो गई है कि वो रिचार्ज 300 रुपये हो गया है। और हम इतने बड़े मोबाइल के आदी हो गए हैं कि हमारी मजबूरी, हम कर्जा करेंगे पर मोबाइल का रिचार्ज करेंगे नहीं तो 4 दिन में कंपनी से फ़ोन आता है, आपकी सिम बंद हुई है। तो यही फुकट का बांटने का काम हमसे हो रहा है। आज फुकट का बांट रहे हैं, यही रिचार्ज हमारी जेब से कटने वाला है। निवेदन करता हूँ, जागिए, सोचिए, समझिए। मेरा वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँचता है सभी भाइयों को बताइए और जागरूक होकर मतदान कीजिए। और इस विदर्भ की शान के लिए, विदर्भ में इतनी खनिज संपत्ति है, वन्य जीव हैं, हमारा विकास विदर्भ का हुआ नहीं है। विदर्भ वाले भूमिपुत्रों को चांस दीजिए। आप बड़े बड़े लोगों को देंगे तो यही दिक्कत आने वाली है। और उसके बाद में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एकजुट होकर मतदान कीजिए। निवेदन करता हूँ, फिर से बार बार करता हूँ, एकजुट होकर मतदान कीजिए। यही बोलकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मेरे विचार यदि आपको पटे हैं मेरे मतदाता भाइयों और बहनों, तो फूलगोभी निशान पर, आपके फूलगोभी निशान पर एक आशीर्वाद रूपी भिक्षा का जोगवा 20 तारीख को देकर मुझे कृतार्थ करें, यही निवेदन।